वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम वॉइस ऑफ मानता चैनल की तरफ से एक स्पेशल प्रोग्राम जो किसानी के संघर्ष में जिनका बहुत बड़ा नाम है, छोटू राम जी, जिनके बारे में हम अपने बुजुर्गों से भी सुना करते थे कि उन्होंने जो छोटे कृषक थे उनको उनकी जमीनों का हक दिवाया था। क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी एक बात कहा करते थे कि अब से 50 या 60 साल पहले जब हम छोटे थे तो तब ये बात होती थी कि हमको वाही करने का हक था कि हम खेती कर सकते हैं, मगर उसमें जो है उसकी मालकी हमारे पास नहीं होगी। सो वो बुजुर्ग हमारी बात करते थे तो वो बातें आज याद आ रही हैं। तो और वो यही बताते थे कि पार्टीशन से पहले, देश की आज़ादी से पहले जो छोटू राम जी थे, उन्होंने जो किसानी के रिफॉर्म्स थे वो किए थे। इसके बाद में जो है वो आम लोगों तक भी जो जमीनों की मालकी जो है वो पहुंची है। सो उसके बारे में हम, क्योंकि मैं गुड़गांव में भी रहा हूँ, वहां पर भी छोटू राम जी का, दीन बंधु छोटू राम के नाम पर स्मारक था, मैंने विजिट भी वहां पर किया था। सो काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी किसानी मुद्दे पर भी, क्योंकि आज का जो मसला है बहुत बड़े लेवल पर, जो पंजाब से शुरू होके दिल्ली तक पहुंचा, दिल्ली से पहुंचता पहुंचता ये जो मसला है बहुत दूर तक जो है इंटरनेशनली जो है वो फैल गया। और अब बड़े बड़े दुनिया के एक्टिविस्ट जो है इस मसले को जो है वो गंभीरता से ले रहे हैं। और हमारे पैनल में जो है हमारे साथ जो है श्री जोगिंदर मौर्य जी जुड़े हैं और भी जुड़े हैं। और हम जो है आई थिंक एवरीथिंग इज ओके जी, लाइव आप चलते रहे, बात करते चल रहे नहीं। और क्योंकि किसी की फोटो वगैरह नहीं आ रही, मैं इसलिए मैंने थोड़ा स्टॉप किया था। और जो है हमारे साथ जोगिंदर मौर्य जी जुड़े हैं और वो आपको सर छोटू राम के बारे में, उनके जीवन के बारे में और उनके संघर्ष के बारे में बताएंगे। और पहले अपना वो तारुफ कराएंगे हमारे श्रोताओं से, और उसके बाद में वो है श्री छोटू राम जी के बारे में जो है वो अपने विचार जो है वो रखेंगे। श्री जोगिंदर मौर्य। सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर जोगेंद्र सिंह मौर्य रोहतक में छोटू राम इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कानून पढ़ाता हूँ, लॉ का प्रोफेसर हूँ। और यहीं पे मेरी जो सारी की सारी जो एजुकेशन है वो मेरी सिद्धांत विश्वविद्यालय से हुई है। यहीं से बीए, एलएलबी, एलएलएम, पीएचडी, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन किया है मैंने। स्टूडेंट पॉलिटिक्स की है, यूनिवर्सिटी में कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है, एनएसएस में मैं बेस्ट वो रहा हूँ, वॉलंटियर रहा हूँ, बेस्ट हॉस्टलर का मेरे पास कॉलेज कलर रहा है, डिबेट डिक्लेमेशन में कॉलेज कलर रहा है मेरे पास। और यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट जो बॉडी है उनका मैं पार्ट रहा हूँ, स्टूडेंट नॉमिनी रहा हूँ यूनिवर्सिटीज के उसमें। और हरियाणवी पोइट हूँ, 12 साल वकालत की और वकालत छोड़ के अब मैं टीचिंग लाइन में हूँ, क्योंकि हायर एजुकेशन थी उसका सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाता था वहां पे, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे वकालत छोड़ के अब टीचिंग में आना चाहिए। तो मैं कानून की जो है शिक्षा दे रहा हूँ। तो आज जो हम बात कर रहे हैं, मनदीप जी जिसे कह रहे थे कि जो छोटू राम के बारे में बहुत सी जानकारियां इंटरनेट पे हैं, बहुत वो है उनके बारे में, लेकिन हम उनके संघर्ष के जीवन की बात करें तो छोटू राम जो रोहतक के पास सांपला के गढ़ी सांपला एक बहुत छोटे से गांव में उनका जो है जन्म हुआ। और वो बहुत ही गुर्बत में, बहुत ही गरीबी में, मतलब वो थे, जिस परिवार में पैदा हुए सुखीराम जी के घर में, तो उनका बहुत ही गरीब परिवार था। तो उनके बारे में बताते हैं कि जब वो आगे शिक्षा लेने के लिए जाना था तो साहूकार के पास पैसे लेने के लिए उनके पिताजी गए। तो उन दिनों आपने देखा होगा कि जो पहले हमने इतिहास में पढ़ते और चीजें देखते हैं तो हाथ से साहूकारों के घर, बड़े बड़े साहूकारों के घरों में हाथ से डोरी से खींचने वाला पंखा होता था, जिसको एक डोरी
मतलब ऐसे पंखा खींचते थे। तो उनके पिताजी छोटूराम जी को, उनको छोटूराम इसलिए कहते थे कि उनका नाम तो रिछपाल था, हाँ जी, राम हाँ जी, रिछपाल मैंने था। पढ़ा, हाँ जी, हाँ, लेकिन वो अपने ना भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए उनको छोटूराम कहा गया। हाँ तो जी। जब वहां पे गए तो साहूकार ने क्या किया, वो जो रस्सी थी, डोरी थी, हम्म, वो हम्म, उनके पिताजी की तरफ फेंक दी। हम्म, उन्हें पिताजी की तरफ फेंक दी तो उनके पिताजी ने कहा कि मेरे पिताजी आपका पंखा क्यों झेल लेंगे, आपका हम्म, बेटा है, आपके पास बैठा है, उससे क्यों नहीं मतलब ये पंखा करवा लेते ठीक है। हैं। ये हम्म, बहुत ही अमानवीय बात है कि आप हम्म, इस प्रकार से अपमान करेंगे। तो हम्म, उन्होंने कहा कि ऐसे मतलब जिस प्रकार से इतने अकड़ू बच्चे हैं, मैं हम्म, इनको तो मतलब इनको कैसे किस प्रकार से हम वो देंगे, हम्म, मैं आपको ऋण नहीं दूंगा। तो छोटूराम जी ने बोला मैं तुम्हारे ऋण की जरूरत नहीं है। हम्म, वो पढ़े उन्होंने मतलब, और जहां भी रहे वो हमेशा अव्वल रहे। हम्म, फिर हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम रहा है जिनको शेठ छाजूराम कहते हैं। ठीक है। कलकत्ता में जूट के बहुत बड़े व्यापारी थे। हम्म, उन्होंने चौधरी छोटूराम की शिक्षा में जो वजीफा है वो दिया, उन्होंने शिक्षा हम्म, ग्रहण की। और हम्म, शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो जिस गुरुकुल से निकले थे और उन्होंने आगरा में अपनी कानून की पढ़ाई शुरू की। आगरा हम्म, में कानून की पढ़ाई शुरू की तो वो आगरा में ही जब वकालत करते करते रोहतक में आ गए। हम्म, रोहतक में वकालत आ गए तो ये उनका सबसे बड़ा मानवीय पहलू है। उनका हम्म, सबसे बड़ा मानवीय पहलू ये है कि उस वक्त जो वकील होते थे, वकला होते थे, हम्म, एडवोकेट होते थे, उनका बहुत बड़ा रुतबा होता था। हम्म, उस रुतबे के तहत वकील से आप देखेंगे तो उनसे कोई सीधा भी नहीं मिल पाता था। ठीक लेकिन है। और वो एक ही जो मुड्ढा कहते हैं या चेयर है, एक ही मुड्ढा होता था जिस पे हम्म, वकील बैठते थे और सभी लोग नीचे हम्म, बैठते थे। चौधरी छोटूराम ने कहा कि नहीं नहीं, जो क्लाइंट है ये तो भगवान है, हमारे आम हम्म, आदमी है, इनसे तो रोजी रोटी चलती है, इनका तो अपमान करते हैं। चौधरी जी जी। छोटूराम पहले ऐसे व्यक्ति थे हम्म, जिन्होंने वहां अपने क्लाइंट्स को, अपने मुवक्किल को चेयर प्रोवाइड कराई, शेयर वो पर बैठा। मुड्ढे प्रोवाइड कराए। और हम्म, बारों में वो पहले हम्म, व्यक्ति थे कि बेंचों हम्म, की व्यवस्था हुई और पानी हम्म, का घड़ा, अभी पानी भी इनको मिलना चाहिए। और हमारे हरियाणा में इस क्षेत्र में लोग हुक्का पीते थे, तो हम्म, हुक्के का प्रबंध हुआ हो, तो इतना मान सम्मान उन्होंने जो है हम्म, उसको दिया। तो ये हम्म, ये ये चोरी साहब का एक तो इतना बड़ा मानवीय पहलू है। फिर वो हम्म, वकालत करने लगे। उनके पास एक मुकदमा ऐसा आया कि जिसमें मतलब दादा ने थोड़ा सा कर्ज लिया था कुछ हजारों में, हम्म, और पोते के समय मुकदमा था और लाखों की देनदारी थी। तो उस हम्म, वक्त जज साहब ने कहा कि ये तो छोटूराम जी मेरे तो कानून से हाथ बंधे हुए हैं। हम्म, एक एक हम्म, विधवा का ऐसा मुकदमा आया कि उनके सारे हम्म, गुर की कुड़की वो चीजें आई हुई थी। छोटूराम जी जी जी। ने मानवीय ह्यूमैनिटी की बात की तो जज ने कहा जी ठीक है, मैं हम्म, आपकी बात से तो सहमत हूँ, लेकिन हम्म, कानून ऐसा है। तो हम्म, छोटूराम ने निश्चय किया कि नहीं, तो फिर तो हम्म, कानून बनाने वालों में जाना पड़ेगा। हाँ डायरकी जी। के जो चुनाव थे, उन्होंने चुनाव में हम्म, भाग हम्म, लिया और वो हम्म, लेजिस्लेशन में गए। यूनियनिस्ट पार्टी जो थी हम्म, खिजर हयात खां और के साथ मिलकर उन्होंने बनाई, हम्म, यूनिस्ट पार्टी बनाई। यूनिस्ट पार्टी बना के तो उन्होंने, जब यूनिस्ट पार्टी की सरकार आई उसमें पूरे पंजाब में, संयुक्त हम्म, पंजाब में हाँ जी। उस टाइम तो पाकिस्तान का पंजाब भी था, तो उन्होंने आई थिंक मतलब मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा है, बलतेज पन्नू हमारे यहाँ कनाडा में एक है, कॉरेस्पोंडेंस है। उन्होंने बताया कि 1945 में उनकी डेथ हो गई थी कि उससे पहले वो थे, और पार्टीशन के बाद में भी वो रहे। कितना उनकी जो लाइफ यात्रा, वो उनका है ना, थोड़ा सा बता दिए, वो कितने में जन्म हुआ और कितने में वो इस अठ, संसार अठ, से चले। 1881 में उनका जन्म हुआ जी, ठीक है। और और इंतकाल 1945 में, कब हुआ? और इंतकाल कब हुआ? 1945 में उनका 1945 में, इंतकाल। वो सही जानकारी है नहीं? हाँ हाँ, वो ये सही जानकारी है। ठीक है, तो ठीक, हाँ। तब उन्होंने मतलब लेजिस्लेशन में आई और हम्म, पहले ये कानून मतलब कर्ज मुक्ति का कानून जो था वो पास करवाया कि जी अगर जी। किसी ने जो रकम है, मूल हम्म, से अधिक अगर किसी ने दोगुना ब्याज दे दिया है तो उसका कर्ज माफी होगा। ठीक है। हम्म, तो और साहूकार पंजीकरण के पहले हम्म, कच्ची हम्म, भैया, कच्चे वो होती थी कच्ची जो पी कच्चे होने, हाँ। बाट और कच्ची भैया कहते थे। तो ठीक है। साहूकार पंजीकरण कि जितने भी हम्म, साहूकार हैं जो ब्याज का काम करेंगे उनका पंजीकरण होगा। नहीं तो पता ही हम्म, नहीं होता था पता कौन ही नहीं ब्याज होता पे था। दे रहा है, कौन तो हम्म, चीजों में सरकार की नजरों में आए तो साहूकारों का हम्म, पंजीकरण करवाया गया। ठीक है। हम्म, फिर उन्होंने कानून पास करवाया कि हम्म, जो मतलब किसान है, मजदूर है,
उसकी जो मूलभूत आवश्यकताओं की चीजें हैं, उसके खेत से संबंधित जैसे बैल है, हल है, या उसका मकान है, और जितने भी पशु वगैरह है, वो चीजें कुड़क नहीं होंगी। वो उसकी जीविका से जुड़ी है। कितना बड़ा मानवीय पहलू था। और जिस चीज के लिए आज भी किसान जिस बात के लिए लड़ रहा है, एपीएमसी की स्थापना चौधरी छोटूराम ने करवाई 1935, मतलब उसमें जो एक्ट पास करवाया, जो ये थी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जो मतलब विपणन मार्केटिंग कमेटी जो एस्टेब्लिश हुई, उसमें भी चौधरी छोटूराम ने बड़ी मानवीय बात की। उन्होंने कहा कि किसान जो है उन समितियों में मेंबर रहेगा, इसकी जो योजना बनेगी किसान उसका मेंबर रहेगा, तो बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा भी उन्होंने हर वर्ग के बारे में सोचा। उन्होंने चौधरी छोटूराम ही ऐसे व्यक्ति थे जो ये कहने वाले थे कि एक दिन तो हफ्ते में छुट्टी बनती है, जो यहाँ पे मजदूर जो काम करते हैं इसके अंदर। तो इतना बड़ा मानवीय पहलू उस व्यक्ति का था। ये उनका इतना बड़ा कद था। दूसरी बड़ी बात ये थी कि उत्तर भारत में, पूरे इसमें के, हम इस रीजन में के यूनियन पार्टी जो थी, उसके नेता वो कौमी एकता के बहुत बड़े प्रतीक थे। उनको दीन बंधु कहा गया, जहां मतलब दीन बंधु कहा गया। जब ये बात आई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान अलहदा की बात आई, तो पाकिस्तान में जहां कायदे आजम की उपाधि दी गई जिन्ना को, तो उसी वक्त जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को, जिन्होंने पाकिस्तान के अलग पाकिस्तान के धर्म के नाम पे वो की थी, मांग की थी। अगर ये हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि चौधरी छोटूराम होते तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। वो कौमी एकता के इतने बड़े व्यक्ति थे। क्योंकि वो पहले चले गए, उन्होंने कोशिश तो की होगी। कोशिश नहीं की, मतलब पलवर से पेशावर तक उनका मुस्लिम में, सिख में और सभी धर्मों में, किसान में, वो कहते थे कि वो उनके एक ही बेटी थी, उनके बेटा नहीं था चौधरी छोटूराम का। चौधरी छोटूराम के बारे में जब बात होती थी तो उनसे कहते थे कि आप, उन्होंने कहा कि पलवल से लेकर पेशावर तक, जी पलवल से लेकर पेशावर तक, पंजाब था जी, पंजाब था, पलवल से पंजाब तक। हाँ, उन्होंने कहा पलवल से पेशावर तक जिस भी व्यक्ति से, जिसके फटे हुए कपड़े हैं, जो खेत किसान में काम करता है, गांव देहात में काम करता है, जिसके कपड़ों से पसीने की बू आती है, वो हर व्यक्ति मेरा बच्चा है। जी बिल्कुल, वेरी नाइस। तो इतनी बड़ी और क्योंकि हमारे बुजुर्ग भी यही बताते हैं, मैंने जो बात कर भी दी है कि पहले जो थे ना, जिसको हमारे वर्गों ने लो कास्ट कह दिया था या अदर बैकवर्ड क्लासेस कह दिया था, उनको खेती करने का हक था, उनको मालकी नहीं थी उनके पास। जी, और वो खेती करके जो मालिया था, जो टैक्स वगैरह था, वो उस बड़े जिम्मेदार को देते थे जो उसका मालिक था, और उसके बाद में जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचता था। ऐसे पहले वो सिस्टम था। और हमारे बुजुर्ग यही बताते हैं, क्योंकि हम पंजाब से हैं, तो हमें इतना ही जानकारी इससे पहले थी कि उन्होंने ये जो लैंड रिफॉर्म किए और इसके बारे में जो है वो मालकी दी, ये एक बहुत बड़ा योगदान था। और आप मुझको बताएंगे कि जो शहीद भगत सिंह के चाचा थे अजीत सिंह, इनके साथ भी इनका कोई संबंध था? हाँ बिल्कुल, देखिए जो उन्होंने भी पगड़ी संभाल जट्टा जो मूवमेंट थी शुरू की थी, और इसमें भी इनका कोई योगदान था, आप बताएं। देखिए छोटूराम जी और सरदार अजीत सिंह, जो किसान की बात थी उसके वैचारिक तो वो थे, लेकिन जो चौधरी अजीत सिंह जी थे, उन्होंने क्या था कि वो चुनाव में तो उन्होंने भागीदारिता नहीं की थी, लेकिन छोटूराम जी और वैचारिक वो थे। हमारे यहाँ से मातूराम आर्य हुए हैं, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के दादा हुए हैं, वो पगड़ी समाल जट्टा जो आंदोलन था उनका, वो साथ थे। और भगत सिंह जी का परिवार जो था, उनके दादा वगैरह थे जो, वो आर्य समाज से प्रभावित थे, आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थे। तो चौधरी छोटूराम भी आर्य समाजी थे, आर्य समाज के अंदर उनका बड़ा वो था। लेकिन वो ये कहते थे कि धर्म व्यक्तिगत मामला है, धर्म व्यक्तिगत मामला है, और आम कमेरे की, सबकी कौम की जो है, उनके हित एक जैसे हैं। तो पूरा आप देखेंगे कि छोटूराम ऐसे व्यक्ति थे जिनसे हिंदू महासभा भी खपाती और मुस्लिम लीग भी खपाती। ठीक है। और हमारे पास और भी पार्टिसिपेंट होंगे, और यदि वो सामने उनको मेघराज जी ला सके तो हम उनसे भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि प्रोफेसर साहब से तो हम बात करते रहेंगे, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी, क्योंकि इतनी जानकारी जो है वो ये अपने वॉइस ऑफ मानवता चैनल है, इसके जरिए जो है दुनिया तक पहुंचनी चाहिए थी। क्योंकि
हमको नाम तक का पता होता है, जहां हम उसके जीवन में कुछ ना कुछ पिन पॉइंट करके आगे निकल जाते हैं। हमारा ये सिस्टम है। और आज बहुत खुशी की बात है कि हमें इतनी बड़ी जानकारी जो है वो इसके बारे में मिल रही है। और जो है बाकी जो अपने जिन्होंने इसमें योगदान किया है वो हमसे बात कर सकते हैं किसानी के मुद्दे के बारे में, और श्री छोटू राम जी के बारे में भी वो जानकारी और दे सकते हैं। जब हम अपनी बात जारी रखते हैं, क्योंकि मेरे सामने कोई और आ नहीं रहा है, उसका नाम वगैरह आ नहीं रहा है, हम अपनी बात जारी रख सकते हैं। और मेरे को बताएं प्रोफेसर साहब के श्री छोटू राम जी का कुछ राजनीतिक पार्टियों से भी कोई संबंध था, या वो सिर्फ किसानी रिफॉर्म्स के बारे में ही इनके ही वो नेता रहे? देखिए, जब उनको लग गया कि विधानमंडल में जाना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ कि जो खिजर हयात खां थे, ठीक है, उन लोगों के साथ उन लोगों के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की, ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। सिकंदर हयात खां भी प्रीमियर होते थे उस वक्त। छोटू राम जी का बहुत बड़ा कद था, बहुत बड़ा वो था। उन्होंने इस पंजाब में मुस्लिम लीग को भी हराया और कांग्रेस को भी हराया। यूनियनिस्ट पार्टी अलग थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों से अलग थे। हाँ, दोनों से अलग थे। उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी थी। यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी का बाद में छोटू राम जी के इंतकाल के बाद जो है वो विलय वगैरह हो गया। नहीं तो जब तक छोटू राम थे, उसका विलय किस पार्टी में हुआ था जी? उसका विलय मतलब शायद कांग्रेस वगैरह में विलय कर दिया था हो गया। क्योंकि उस समय क्योंकि पार्टीशन से पहले तो कांग्रेस ही एक मेन पार्टी थी, उधर मुस्लिम लीग थी, और पंजाब में अकाली दल जो है उसका जो प्रभाव था, इसलिए ज्यादा तो फिर कांग्रेस जो थी वो बड़ी पार्टी थी, उसने सबको अपने में जज्ब कर लिया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यूनियनिस्ट पार्टी थी। और मुस्लिम इनके जो इनके बारे में बताया कि इनको कोई राजनीतिक पदवी भी मिली थी, जैसे कोई मिनिस्ट्री मिली हो, जहाँ कहीं से ये चुन के आए हो, इलेक्टेड होके आए हो। हाँ, यहीं से तो, हमारे यहाँ से तो इसे रोहतक के क्षेत्र से तो चुन के गए थे वो पंजाब। जी। और मंत्री रहे हैं। और मतलब मंत्री किस विभाग में रहे? खेती बाड़ी में रहे? हाँ, खेती बाड़ी के सिंचाई के मंत्री रहे हैं। और भाखड़ा नंगल डैम था वो इन के तो उससे हस्ताक्षर से बना था। छोटू राम जी के उस फाइल पे अंतिम हस्ताक्षर छोटू राम जी के थे। छोटू राम जी के प्रयासों से तो ये भी कहते हैं कि और चीजों से तो आप निपट लोगे, लेकिन जो प्राकृतिक विपदा है उससे कैसे निपटोगे? तो जो भाखड़ा नांगल डैम था वो चौधरी छोटू राम की देन थी। भाखड़ा नांगल डैम जो है वो उनकी जो मंजूरी की फाइल थी उसपे चौधरी छोटू राम के दस्तक थे। वो अलग बात है कि आजादी के बाद वो बन के पूरा हुआ है। तो यानी कि फाउंडेशन जो रखने वाले थे, जो शुरू करने वाले थे, उनकी स्कीम जो है वो इनकी भी कंट्रीब्यूशन है। वो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है, उन्हीं का विजन था भाखड़ा नांगल डैम को लेके, जो हमारे पूरे इस एरिया को सिंचाई का वो मिला। तो इतना बड़ा तोहफा उन्होंने दिया। उन्होंने हर उसके साथ किसान के साथ वो किया। एक बार जब फसलों के उसकी गेहूं की कीमत की लॉर्ड वेवल से उनकी बात हुई तो वो उन्होंने कहा कि किसान को इतनी कीमत मिलनी चाहिए अपने गेहूं की लागत मूल्य जो। तो लॉर्ड वेवल का उनका हुआ तो उन्होंने कहा कि इतने रुपए मन मिलना चाहिए। तो लॉर्ड वेवल ने बोले नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर मान लो मेरे किसान की फसल नहीं हुई तो ऊपर से द्वितीय विश्व युद्ध आया था कि तुम्हारी सेनाएं भूख मर जाएंगी, मैं अपने किसानों को कह दूंगा कि वो आग लगा दे, पूरी की पूरी खड़ी फसल में आग लगा देंगे। तो उन्होंने प्रीमियर साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि आपके छोटू तो ऐसे हैं। जो बोले हाँ, वो बहुत ही इस प्रकार के व्यक्ति हैं और इसलिए अगर उन्होंने कह दिया तो वो करवा भी देगा। और उनकी एक आवाज में पूरे पंजाब का किसान खड़ी फसल में आग लगा देगा। तो इसलिए जो उन्होंने कहा था उनको दोबारा कहा गया तो उन्होंने उससे भी ज्यादा कीमत ज्यादा मांगी। तो वो नहीं बोले ये ज्यादा कीमत क्यों, आपने तो इतना कहा था। नहीं बोला ये उस वक्त कहा था, अब ये ज्यादा मेरी दांत घिसाई की है, जो मैंने आप लोगों से झगड़ा करना पड़ा उससे ज्यादा देनी पड़ेगी, मेरी दांत घिसाई की है। तो ये मतलब उस सरकार में रहते हुए भी फिर उन्होंने मतलब चौधरी छोटू राम के इतने बहुआयामी व्यक्तित्व थे उनका। फिर वो बहुत उनको लगा कि जब उन्होंने कहा कि जब ये मीडिया समाचार पत्रों ने उनके खिलाफ बहुत, उस टाइम के साहूकारों के जो समाचार पत्र होते थे उन्होंने बहुत दुष्प्रचार जो है चौधरी साहब के बारे में फैलाया। तो उन्होंने जैसे आज हो रहा है, आज किसानों को कोई आंदोलन जी भी कह रहा है, कोई पर जी भी कह रहा है,
हाँ है हाँ, तो तो चोरी संघर्ष छोटूराम कर रहे हैं, उनको चोरी बदनाम छोटू किया जा रहा है, उस समय भी ये चोरी बातें छोट होती रही हैं। चोरी छोटूराम के बारे में बहुत हम्म, ऐसी वैसी बातें कही गई। तो चोरी हम्म, छोटूराम ने जाट हम्म, गजट निकाला रोहतक से अखबार, ठीक है, उसके वो ठीक है। रहे बहुत हम्म, से, मतलब बहुत कलम के बड़े सिपाही भी थे चोरी छोटूराम जी। ठीक आज है जी। हम जब बात करें तो आज अभी हम बात करें, अब कोई कह रहा था कि किसान आंदोलन, मगर आज चोरी छोटूराम होते तो क्या होता। तो मैं कह हम्म, रहा था कि आज चोरी छोटूराम होते तो किसानों को ये आंदोलन करने की जरूरत ना करने पड़ती। की जरूरत ना पड़ती। किसी किसी की हिम्मत नहीं होती कि ये इस हम्म। प्रकार के कानून जो है किसानों के असल खिलाफ असल में आ जाते। असल में हमारी योजनाएं, हमारी जथेबंदियों की एकता जो है वो अभी देखने को आ रही है कि उसमें जब कोई सेंध लगती है ना, तो फिर गवर्नमेंट को मौका मिल जाता है नहीं। और मेघराज जी, मेरे को बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, यदि किसी ने भाग लिया है तो वो मेरे को दिखाई नहीं दे रहे, नहीं तो मैं किसी और से भी यदि बात करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोफेसर साहब से तो बहुत हमें अच्छी जानकारी जो है वो मिल ही रही है। और यदि कोई और मेरे सामने आए हो तो मैं उनसे भी बात कर रहा, क्योंकि हमने सभी को मौका देना है इसके बारे में, क्योंकि जो है किसानी मुद्दा है, इसके बारे में जो अब गवर्नमेंट की जो सीरियसनेस है वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही। अब तक इतना बड़ा आंदोलन हो गया। प्रोफेसर साहब, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ अब इसका जो, क्योंकि हमारे जो पंजाब में है ना, पहले भी मोर्चे लगते रहे, जी क्योंकि देश की आजादी से पहले जो पंजाब में तीन बड़ी लहरें, अकाली लहर, गदर लहर जो है वो, और ये जो लहरें थी वो एक धर्म के प्रचार के नाम पर भी थी और देश की आजादी के नाम पर भी जो है वो बहुत बड़ी लहरें जो है वो पैदा हुई थी, और इसको बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट ने उस समय दबाया था। और उसके बारे में बताते हैं कि बहुत सारी कुर्बानियां भी हुई। और किसानी के मामले में भी अब जो वही जो 100 साल पहले जो लहरें चली हैं, क्योंकि एक पंजाब में एक जैतों का मोर्चा था, गंग सागर जैतों का मोर्चा, वो 5 साल चला था। और जी उसमें उसमें कितने लोग काले पानी की सजा भुगत के गए, कितने लोग, उसमें बताते हैं कि हजारों की तादाद में जो है लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी थी। और इसमें भी 200 से ऊपर जो किसान जो है वो अपनी जान से हाथ धो के बैठ गए हैं। और मगर गवर्नमेंट अभी, और किसानों को भी जो मालूम है कि ये आंदोलन लंबा चलाना है, मगर इसके बारे में वो ना किसी नीति की जरूरत होती है कि आप अपनी नीति जो है गवर्नमेंट के सामने रखे, फिर गवर्नमेंट विवश हो जाती है कि वो जो है वो इस बात को मानना ही पड़ेगा। मगर अभी तक गवर्नमेंट के सामने किसान लोग अपनी दलील तो रख रहे हैं, जथेबंदियों के लीडर, मगर वो मान नहीं रही है। अब कौन सा जो है वो तरीका अपनाया जाए कि गवर्नमेंट जो है जो उनको इनकी बात जो है वो माननी पड़े, ऐसी कोई आप सुझाव दे सके। जी, देखिए मनदीप जी, जितनी भी जत्थेबंदियां हैं, मैं पिछले जब से आंदोलन आरंभ हुआ है तब से आंदोलन का पार्ट हूँ। मैं आंदोलन में जाता हूँ, अपने ठीक। तरीके से सेवा करता हूँ। और मैं सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर भी, जो गरेवाल साहब की स्टेज थी, हम्म, आरब चीमा थे, उनकी स्टेज पे मैं हम्म, कविता पढ़ के आया हूँ। हरियाणा का एक अल्लाह कवि था जो मंच पे कविता पढ़ के हाँ, आया वहां पे। हाँ, तो बहुत करीब से आंदोलन को देख रहा हूँ, आंदोलन को वाच कर रहा हूँ, आंदोलन की स्थिति में हम्म, जो जत्थेबंदियां हैं वो हम्म, कमिटेड है। हम्म, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि हम्म, देखो, जो राजनीतिक दल हैं, जो सांसद हैं, हम्म, सारे के सारे, उन हम्म, सब की जब तक घेरेबंदी नहीं होगी, हम्म, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो भी राजनीति, जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, हम्म, उनका सबका कोई, क्योंकि किसान हम्म, है, और आज खेती किसानी में, यूं कहता हूँ, खेती किसानी तो हमारी हम्म, जीवन प्रक्रिया है, कोई धंधा नहीं है। ठीक है जी। ये आज तक गांव देहात खेती किसानी की वजह से बचा हुआ है। हमारी हम्म, सभ्यता और संस्कृति खेती किसानी की वजह से बची हुई है। हम्म, तो इस सभ्यता और संस्कृति को बचाने के लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई है, देश आजादी की लड़ाई ही मानो, हम्म, आजादी बचाने की लड़ाई है। ये जो कानून है, ये इस देश को, किसान को गुलाम बनाने की प्रक्रिया है। हम्म, उसको जमीन पे, अब कहाँ चौधरी छोटराम पे आज जिक्र कर रहे हैं ना, चौधरी हम्म, छोटराम ने क्या किया था, लैंड होल्डिंग पे हमें मालिक बनवाया था। जी जी ठीक है, जी जी। ये दोबारा से हमें मजदूर और गुलाम बनाने की प्रक्रिया की तरफ लेके जा रही है। मगर ऐसे है ना, पंजाब और हरियाणा में तो जो हाँ रूलिंग बिल्कुल। गवर्नमेंट मैं है उसका विरोध हो रहा है, मगर मैं भी मगर हर दूसरी जगह जगह पर जो है मैं वो विरोध ऐसा नहीं हो रहा है। फिर इकट्ठे होकर सांसदों को कैसे घेरा जाए, मैं क्योंकि ये भी बहुत मनदीप मुश्किल बात होगी। मैं मनदीप जी यही बात कर रहा हूँ कि अब जो स्थितियां है, देखो, हम्म, पहले भी चोरी छोटूराम के टाइम भी जो मीडिया हम्म, था वो इनके खिलाफ था, बड़े ठीक है। लोग। हाँ जी, बड़े लोगों आज के भी खिलाफ मीडिया, होता है, क्योंकि बाकी कहना शुरू हो जाते हैं, कोई आतंकवादी कहना शुरू करते हैं, ये तो शुरू हाँ से हाँ, ही चला आ रहा है। ये सब इनके इनके बारे में हजार आरोप लगाए जाते थे, चोरी छोटूराम के बारे में भी।
उस टाइम पे, लेकिन उन्होंने अपना, आज क्या है, जितनी भी जत्थेबंदियां हैं या पंचायतें हैं, सरोखाप है, जितने भी आंदोलन में जो लोग हैं या जुड़े हुए लोग हैं, उनको गांव गांव निकलना चाहिए। वो निकलना शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ, निकलना शुरू कर दिया, मुझे पता है, लेकिन एक एक व्यक्ति से हमें बात करनी चाहिए। इवन मैं तो ये कहता हूँ कि शहरों में भी हमें डोर टू डोर हमें ये कहना चाहिए। देखो, अगर आप तीनों कानूनों को बड़े ध्यान से देखेंगे, चलो 2 कानून तो हम ये मान लेते हैं कि किसान से संबंधित है। तीसरा जो इसेंशियल कमोडिटी है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है 1955 का, जिसके अंदर संशोधन किया गया है कि कोई कितना ही भंडारण करे, ठीक है, वो इसका किसान, वो तो सबको मारेगा, किसान ऐसा है ना। किसान को राइट नहीं उन्होंने दिया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को राइट दिया है। आई एम राइट अबाउट दैट कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को राइट दिया है, किसान को राइट नहीं दिया है जमा करने का, उनको ही राइट दिया है। देखो, वो ऐसी ही है, राइट को भी अगर आप बात देखें ऐसी ही है, जैसे किसी सास ने बहू के जेवर चढ़ा दियो, ठीक है, और जेवर चढ़ा के उनको अलमारी में बंद कर दे और शादी वाले दिन भी ना दे, और वैसे लोगों में ये गाती फिरे कि हमने अपनी बहू को इतने जेवर इतना गिफ्ट दिया था। तो ये कानून की स्थिति यही है। किसान तो बेचारा भंडारण करने की स्थिति में नहीं है मनदीप जी। किसान नहीं, तो यदि है भी तो गवर्नमेंट ने उस पर भी कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी, क्योंकि किसान जो है वो करता है। क्योंकि मेरे को ये भी मालूम पड़ा था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि जो है वो किसान को राइट ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने कि आप उसमें ये कहा कि भंडारण के, हाँ जी, उनको राइट ही नहीं दिया। वो ये है कि किसान भंडारण कर सकता है अपनी आवश्यकता तक, ऐसा क्या है, ठीक है, आवश्यकता तक कर सकता है, आगे नहीं कर सकता ना, क्योंकि और वो उससे तो उसने मुनाफा कमाना है। हाँ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा के कोई कितना ही करो, ये है। और जितना किया है, और जब रेट बढ़ाने हो तो दुगने तक बेच सकते हैं, ये है। तो ये जो है, तो ये सब का जो कालाबाजारी, देखो भंडारण से क्या क्या होता है, भंडारण से मिलावट बढ़ती है, भंडारण से कालाबाजारी बढ़ती है। उनको राइट मिल जाएगा, उनको लीगली जो है वो मिल जाएगा। देखिए, आज अनाज है जो आज भारत की जो खूबसूरती है मनदीप जी, कोरोना के टाइम भी अगर आप देखेंगे, भारत के अंदर लॉकडाउन हुआ तो लोगों को दिखते नहीं हुई, क्योंकि हमारी किचनें इतनी समृद्ध है, हमारी रसोइयों में कई महीनों का राशन वैसे ही इनकी कवायद है। हाँ, इनकी कवायद है कि हर एक आदमी के हाथ में 1-1 किलो आटे की थैली पकड़ाना, वहां ले जाना चाहते हैं ये देश को, कि हर आदमी मजबूर हो जाए, वो मतलब 1-1 किलो आटे के लिए तरसता फिरे, क्योंकि भंडारण पे पूरा। अगर आप इसको बहुत गंभीरता से देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जो है, उससे भी हाथ खींचना चाहती है सरकार। अब सरकार किसान से खरीदती है, गरीबों में अनाज बांटती है। जब प्राइवेट के हाथ में हो जाएगा भंडारण, तो ये गरीबों को जो है, ये भूख को तिजोरी में बंद करना चाहते हैं, जो स्थिति है, भूख का सौदा करना चाहते हैं। टिकैत साहब ने भी। अब देखो, आप एक बात देखिए कि बहुत ज्यादा ऐसी वस्तु है, कार है या सुविधाएं है, उसके बगैर आप रह लोगे, ठीक है, क्या अनाज के बगैर, खाने के बगैर आप नहीं रह पाओगे ना। और खाने का तो अगर आदमी भूखा मर रहा है तो कितना ही बड़ा सौदा कर लो उसके साथ, एक बात आप तो, हाँ जी। और ऐसा है ना कि हमको तो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे गुरु साहिबानों ने भी यही बताया है कि किरत करो, नाम जपो और वंड के छको। जो वंड छकने वाला सिद्धांत फिर कहाँ बचेगा जब आप, क्योंकि इन्होंने ऐसा किया था। जो अरुण जेटली वित्त मंत्री था, मैंने सीधा ही नाम ले दिया, और लेने में कोई ग्रेज भी नहीं है, क्योंकि गुरबानी में एक वाक है, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना किया पाया, ये एक वाक है। और उसने दरबार साहब के लंगर में जीएसटी लगा दी थी, कितने और उसकी जो मौत हुई, उसकी आखिर में गूगल में उसकी वीडियो, उसकी फोटो देख लो, वो सिसक के बहुत बुरी हालात में वो मरा। क्योंकि जिसने भी पंगा लिया है, अब ये गवर्नमेंट एक, क्योंकि जो जिम्मेदार होता है ना, वो भी एक संत के रूप में होता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत करता है, वो आप भी खाते हैं और दूसरे को भी भूखा नहीं रहने देता, और अपने जो उसके साथ में जो काम करते हैं वो उसका भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, पहले उसका दुख देखता है। और उसके साथ में फिर जो हुआ, वो आने वाले में समय में जो है, क्योंकि परमात्मा भगवान फिर अपनी कला प्रगटाता है, क्योंकि जो मेहनती बंदा जो उसकी मेहनत नहीं देता और इसके बारे में उस पर ये जुल्म करता है, जो उसको आंदोलन जीवी परजीवी कहता है, तो उसका क्या हाल होगा, वो अपने आप में आने वाले समय में मालूम पड़ जाएगा। देखिए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, आंदोलन जीवी वगैरह, परजीवी वाला शब्द जो प्रयोग करते हैं, वो कहीं ना कहीं जो देश के जो देश आजाद है,
आजाद हुआ, जिस आजादी में हम जी रहे हैं और जिस आजादी और लोकतंत्र के दम पे आप सरकार चला रहे हैं, आप संसद में बैठे हैं, वो इन आंदोलन जीवियों के कारण तो देश आजाद हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ तो आप भी, आप इन्होंने भी आंदोलन करके आगे आए हैं, ये कौन से ऐसे ही आगे? तो इसका मतलब है आप आंदोलन जीवी कहना उन सब लोगों को गालियां दे रहे हैं जो लोगों ने शहादतें दी हैं, जो लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी देश पे, अपनी खुशियां कुर्बान कर दी, अपना जीवन कुर्बान कर दिया, इस देश की आजादी को यहाँ तक लेके आए। और इस देश का, मैं तो ये कहता हूँ मनदीप जी, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन देश की आजादी बचाने का आंदोलन है, और जो सर्व समाज है, गरीब है, हर व्यक्ति का आंदोलन है। इस देश को, इस किसान का एहसानमंद होना चाहिए कि इस देश की आजादी को बचाने के आंदोलन में किसान आगे आया हुआ है और इसकी अगुवाई किसान कर रहा है। इस आंदोलन की सिर्फ अगुवाई किसान कर रहा है। ये आंदोलन सबका आंदोलन है, ये आम आदमी का आंदोलन है, ये गरीब मजदूर का आंदोलन है और सर्वहारा का आंदोलन है ये आंदोलन, अगर आप देखेंगे। और मैं तो कानून का व्यक्ति हूँ, मैं कानून की दृष्टि से चीजों को देखता हूँ। अगर आप देखेंगे जो कानून है, इन कानूनों को पहले बनाने से पहले ये सरकार है जो अध्यादेश लाई है, ऑर्डिनेंस लाई है। ऑर्डिनेंस की जो ताकत है, अध्यादेश जो है वो ऐसी स्थिति में लाए जाते हैं जब देश के सामने कोई आपातकाल हो। ठीक है, तो वो क्या तो ये अनडेमोक्रेटिकली उन्होंने काम किया है, ये तो पहले ही मालूम है। क्योंकि जब कोई कानून बनाना हो तो पहले जो है वो सलाह ली जाती है जिसके लिए कानून बनाना होता है। ये सलाह बाद में ले रहा है, जब कानून को इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, उसके बाद में मैं ये कह रहा हूँ कि जो कानून की मूल भावना है, जो संविधान की मूल भावना है, उसके साथ छेड़खानी करके कोई काम करेगा तो अकेला किसान का आंदोलन कहाँ होगा। ये तो इस देश में काम करने वाले पढ़े लिखे हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि सरकारें जो है प्रजातंत्र के साथ क्या कर रही है। इस प्रजातंत्र को बचाने के लिए क्या हर पढ़े लिखे व्यक्ति का उत्तरदायित्व तो नहीं है? हर व्यक्ति को इस देश की प्रजातंत्र को बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जिस आजादी को आज खड़ी करके हमारे शहीद गए हैं, तो क्या उन्होंने जो जितना किया है उनके, आज हम चौधरी छोटूराम के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके जीवन की बात कर रहे हैं, महापुरुषों की बात करते हैं, हम अपने बलिदानियों की बात करते हैं। ठीक है, हमारे जितने भी दसों के दसों गुरु साहब रहे हैं, जितने भी गुरुओं ने कुर्बानियां दी हैं, वो सारी की सारी कुर्बानियां मानवता को बचाने के लिए तो दी है। अपना जीवन, अपने बच्चे तक सब कुछ कुर्बान कर दिया गुरुओं ने। तो हमारे गुरुओं ने यही तो शिक्षा दी है। अब अगर हम आज इस देश की आजादी को अगर वैसे ही जाने देंगे तो हम महापुरुषों का, मतलब बड़े पुरखों का, मनुष्यों का क्यों जिक्र करते हैं? फिर बिल्कुल उनका जिक्र करते हैं तो हमारी एक वो बनती है ना कि जो वो बना के गए हैं उसको बचाए रखना। ठीक है, हमारे जो अब जो है हमारे गुरुओं ने लंगर की परंपरा दी, लंगर की परंपरा इसलिए तो दी, उसके लिए थोड़ा ना दी है जो अपने घर में खुशहाल बैठा है, उसके लिए दी है ना कि जिस व्यक्ति के पास वो नहीं है, भोजन नहीं है, सबकी सेवा हो, मानव सेवा हो, और सेवा के साथ दया भावना है सारी की सारी, और उस दया भावना में नैतिकता, वो सरकार की भी जिम्मेदारी जो सरकार। मैं आपको जोगिंदर जी बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि हमारी बहुत अच्छा विचार चल रहा है। हमारे साथ एक और साथी जुड़े हैं, मैं उनसे वक्तव्य लेना चाहूंगा। आप सर अपना नाम बताइए और जो है आप हमें जो, क्योंकि काफी ज्यादा हमने चौधरी छोटूराम जी के बारे में जाना भी है, और आपके पास में भी यदि उनके बारे में कोई अच्छे विचार है वो भी बताएं, और जो किसानी संघर्ष चल रहा है और उसके बारे में भी हमें कुछ न कुछ जानकारी देने का प्रयत्न करेंगे। किससे कह रहे हैं सर? आपसे कह रहे हैं, आपसे। हाँ सर, चौधरी छोटूराम जी के बारे में ज्यादा मेरे को पता नहीं है। जी जी। कोई संविधान के बारे में या कोई कानूनन रूप से कोई बात पूछनी हो या सामाजिक जो चेतना के बारे में कोई बात पूछनी हो? हाँ जी, हाँ जी, इसके बारे में बात की जा सकती है। आपको जो है वो, क्योंकि किसानी का मुद्दा जो चल रहा है और क्योंकि रिफॉर्म्स की बात जो पहले से ही होती आ रही है, अब तक जो भी होती आ रही है, और ये जो आंदोलन है ये अब लंबा चलने की तादाद में है। और ऐसा क्या किया जाए कि ये आंदोलन जो है वो गवर्नमेंट को हम ऐसे ही प्रेशराइज, क्योंकि आप एडवोकेट भी हैं, आप नीतिगत भी हैं, कि आप बता सकते हैं इस बात को कि ये गवर्नमेंट पर और किस तरीके से प्रेशर बना सके किसानी जथेबंदियां, जहां जो गवर्नमेंट जो है वो इनकी बात जो है वो सीरियसली ले सके। क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन हो गया, लाखों लोग जमा हो गए, ट्रैक्टर लोग लेके आ गए, इन्हें अपने घर बार छोड़ के जहां पर आ गए,
मगर गवर्नमेंट पर अब तक जो असर नहीं हो रहा है, क्योंकि आप इसके बारे में जो है वो उनको एक अच्छा सुझाव भी दे सकते हैं, हम इसके बारे में विचार भी कर सकते हैं कि ये आंदोलन की अगली जो रूपरेखा है वो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, क्या होता है कि किसी भी जब जनतंत्र को खतरा होता है तो सबसे पहला कारण होता है पूंजीवाद का हावी होना। और जब जी। पूंजीवाद जब हावी होता है तो पूंजीवाद की ही कमर तोड़ना ज्यादा जरूरी होता है सबसे पहले तो, क्योंकि इस पूंजीवाद के जरिए जो जो मुख्य जो व्यापारी हैं जिन्होंने ये जो कानून पास करवाए हैं, चाहे वो उनके प्रेशर में हुए हैं, चाहे उनके लालच से हुए हैं, जब कुछ भी हुआ, जी जी तो सबसे पहले तो इनका जो प्रोडक्ट है वो हमें खरीदना बंद करना चाहिए। ठीक है। तो इनके प्रोडक्ट खरीदने से सबसे पहले, जैसे कि पिछले दिनों जियो का बहिष्कार चला, तो जियो के बहिष्कार से इनकी परचेजिंग और इनकी सेलिंग इतनी डाउन अब इतनी कि ये लोग ठीक है। जो हमारे संवैधानिक आंदोलन को जो चला रहे हैं, जो किसान चला रहे हैं, इन किसानों को के जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है ये बहुत अच्छा चल रहा है। मैं इसमें नो डाउट कि आगे जाके ये सफल भी होगा। लेकिन इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें मेरे ख्याल से अभी इन लोगों को उठा लेना चाहिए, क्योंकि अभी अगर ये उठा लेते हैं तो इसमें बहुत सारे वर्ग ऐसे हैं जो नहीं जुड़ पाए, वो भी जुड़ जाए। पहली बात तो क्या है कि मजदूरों के कई एक्ट इन्होंने निरस्त कर दिए हैं या उनको स्टे कर दिया गया है। तो मजदूरों के वो एक्ट हैं उनको भी बहाल करने के लिए किसानों को आवाज उठानी चाहिए साथ के साथ, क्योंकि इनको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा ना, क्योंकि जब लड़ाई अलग अलग होके लड़ेंगे तो फिर गवर्नमेंट पर तो पहले नहीं असर हो रहा। अब ये जितनी देर तक इकट्ठे नहीं होंगे, जथेबंदियां इकट्ठी नहीं होंगी या ये जो संगठन है वो इकट्ठे नहीं होंगे, फिर गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्डअप नहीं हो सकता ना, उसका कोई ऐसा बने, कोई समाधान बने। हाँ, दूसरा क्या है कि एनआरसी, सीएए और एनपीआर, ये तीनों कानून ऐसे हैं जो मैक्सिमम जो गरीब आदमी हैं या फिर एससी एसटी ओबीसी के ज्यादा है या माइनॉरिटी के ज्यादा है, जी जी, उन पर इसका सबसे सीधा प्रभाव पड़ रहा है। इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। एनआरसी में आज भी असम के अंदर आप देखोगे तो वहां पर बहुत सारे ऐसे जो कैंप होते हैं, जो डिटेंशन कैंप वो बने हुए हैं, उनके अंदर कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने 13-13, 14-14 आईडी प्रूफ दिखाने के बावजूद भी उन लोगों को उसमें भारतीय नागरिक मानने से कोर्ट ने इनकार कर दिया, या फिर लंबे समय से केस चल रहे हैं। हो सकता है वो लोग इनके पॉलिटिकल विरोधी हो सकता है वो लोग इनके पॉलिटिकल विरोधी हों, जिसके बारे में वो उन पर ही अटैक किया गया है कि जी जो है वो हमारे देश के सिटीजनशिप में नहीं आते हैं। ऐसी बात भी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक बैकवर्ड एंड माइनर कम्युनिटीज एम्प्लॉय फेडरेशन है वामसेफ, जिनके सदर वामन मेश्राम साहब हैं, हाँ जी, उन्होंने एक डाटा निकाला है। उस डाटा के अंदर जो 20 लाख असम के अंदर जो इन्होंने एनआरसी के तहत जिनको चिन्हित किया है, उनमें 4,50,000 ही मात्र मुसलमान हैं। बाकी एससी एसटी ओबीसी के मैक्सिमम लोग ज्यादा हैं और दूसरे भी गरीब लोग ज्यादा है। ठीक है। अर्थात आप बॉर्डर के ऊपर जब हमारा वोटिंग आईडी जो वोटर आईडी होता था, वोटर आईडी जब एप्लीकेबल था, तब तो उन लोगों को आपने एनआरसी में चिन्हित नहीं किया। लेकिन जब ईवीएम आ गया तो ईवीएम में आपने उनको चिन्हित कर दिया, क्योंकि ईवीएम में आप सेटिंग करके जीत सकते हो, तो इसलिए वो आपको वोटर आईडी से या बैलेट पेपर से जो चुनाव होता है, बैलेट वाले बंदे की ओपिनियन का आपको जरूरत है ही नहीं। इसीलिए ईवीएम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ईवीएम के बिना, ईवीएम में ही इनकी जांच गवर्नमेंट, मैं आपकी बात थोड़ा टोकना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट यही इस बात से तो डरती है कि किसानों का तो मुद्दा है ही है, ये बात तो मानी गई, और ये हमें ईवीएम तक लेके जाएंगे। इनका जो मेन जो इनको डर लग रहा है ना, क्योंकि जब गद्दी हिलती है ना तो फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि जो मेन मुद्दा है, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जो हमारे जो लोग हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट यही अंदाजा लगा रही है कि यदि हमने इनकी यहाँ पर बातें मान ली तो आगे ये ईवीएम के द्वारे में हो जाएंगे। और क्यों ना ऐसा हो कि ये आंदोलन राजनीतिक और किसानी आंदोलन इकट्ठा हो जाए, ताकि जो गवर्नमेंट पर उस तरीके से, क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टियां है ना, जब तक जहां तक मेरा अंदाजा है, जब जीत जाती है ना
तो वो ईवीएम पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती, चाहे विरोधी पार्टियां चाहे कोई भी है। जब जीत जाती है तो दूसरी पार्टियां कहती हैं कि ये गलत है। जब एक स्टेट में जैसे कांग्रेस पंजाब में जीत गई, यूपी में हार गई, पंजाब में कहती है ईवीएम जो है हम जीते हैं, अपनी मेहनत से जीते हैं। जब दूसरी जगह पर हार गई, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टियां ना ये अंदर से जो है वो ईवीएम के साथ में ही है, कुछ ना कुछ जो है वो उस तरीके का विरोध नहीं कर रही हैं जिस तरीके से यदि जीते चाहे हारे, आप यदि पुराना सिस्टम लाना चाहते हैं तो इनको इकट्ठे हो करके ये सारा काम करना चाहिए। मगर जब ये जीत जाते हैं तो फिर वो परवाह नहीं करते इस बात की, और ऐसे ये सिस्टम कैसे हल होगा? मनदीप सिंह पुरानी संस्कृति दोबारा। हाँ जी, मैं कर रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन लेके, मैं आप सबके व्यू लेके मैं बंद कर रहा हूँ। ऐसा है जी, जो ईवीएम का मुद्दा है जिनमें पॉलिटिकल पार्टियां जो विरोध नहीं कर रही हैं, उनका सभी पार्टियों के जो लीडर्स हैं वो सारे के सारे किसी न किसी स्तर से किसी न किसी तरीके से वो दबाव में हैं। उसका मेन रीजन ये है कि जो जीतने वाला आदमी है उसको भी पता है कि मैं ईवीएम से जीता हूँ, और जो हारने वाला बंदा है वो कहीं न कहीं उस जीतने वाले से कोई न कोई फायदा ले रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और ये पॉलिटिक्स जो है ये आपस में एक दूसरे को, जो 10 साल इन्होंने जीते 10 साल वो चले जाएंगे, मतलब आपस में एक दूसरे को सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन वाला विषय नहीं है, काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, सिर्फ सत्ता परिवर्तित हो रही है, चाहे वो और ये होना चाहिए। और मैं आपसे अब लास्ट में एक वर्डिक्ट लेना चाहता हूँ कि किसानी आंदोलन के बारे में आप अपनी शुभकामनाएं और 1 मिनट में आप अपना कुछ सुझाव दे सके, अच्छा सुझाव दे सके इस किसानी आंदोलन की सफलता के बारे में, तो वो बढ़िया होगा। किसानी आंदोलन पर ही हम बोलेंगे क्योंकि हमारा मुद्दा जो है वो दूसरी साइड पर ज्यादा चला गया था जी। देखिए, किसान आंदोलन में आज एक बातचीत हो रही है कि किसान ये सोच रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करने देंगे। आपके जो ये तीनों एक्ट आए हैं ये राजनीति का ही परिणाम है, और ये मान कर लीजिए कि ये ईवीएम का परिणाम है। दूसरी बात ये है कि जो अभी इनका एक मुद्दा चल रहा है SIR एक्ट, आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, जैसे NRC और CAA को लागू नहीं कर पाए इसीलिए NPR को लेके आए, जो कि उन्हीं का एक रूप है। ठीक उसी तरीके से एक स्पेशल रीजन इन्वेस्टमेंट एक्ट हो रहा है SIR एक्ट। वो SIR एक्ट के बाद ये किसानों के बिल आए हैं। जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट है वो राजस्थान में पास हो गया, और गुजरात में जो किसानों की जमीन जा रही है वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट के तहत जा रही है। आप चाहे तो SIR एक्ट हम आपसे अब बाद में बात करेंगे क्योंकि प्रोग्राम का समय हो रहा है। बहुत आपका धन्यवाद है इसके बारे में, आपने बहुत अच्छी जानकारी। प्रोफेसर जोगिंदर सिंह जी मोर जी, आप भी किस अंत में कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में, अपने किसानी आंदोलन के बारे में, तो आप हमें बताएं। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद भी हम करते हैं वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। आप अपने लास्ट में आप अपना वर्डिक्ट कोई देना चाहते हैं? जी मनदीप जी, ये देश की आजादी बचाने का आंदोलन है, खेती किसानी को बचाने का आंदोलन है। इस आंदोलन में देश के युवा को, जागरूक युवा को और भी ज्यादा तरीके से आगे आना चाहिए, और यूनिवर्सिटीज में सेमिनार होने चाहिए, और अपने समय को निकाल कर अपने छात्रों को जन जागरण के लिए सड़कों पे आ जाना चाहिए। ये देश की आजादी को बचाने का आंदोलन है। मेरा पूरे देश के युवाओं से आह्वान है कि वो इस किसान आंदोलन के समर्थन में अपने अपने तरीके से आगे आए, और पूरा जन जागरण है जो एक बड़ा जो जन आंदोलन बन चुका है, ऐतिहासिक आंदोलन बन चुका है, ये आने वाला देश याद करेगा। और ये तय होगा कि जब देश की आजादी को खतरा था, देश की आजादी को बचाने का खतरा था, कौन व्यक्ति सार्थक और सकारात्मक रूप से किसानों के साथ सड़क पर लड़ रहा था, और कौन व्यक्ति उदासीनों के घर पे बैठा था। बहुत बहुत धन्यवाद श्री जोगिंदर जी, आप जी का भी, और चक्रवर्ती साहब जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। और बाकी पार्टिसिपेंट जिनको हम समय नहीं दे सके बीच में, हम उनसे माफी भी चाहते हैं, और आशा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में हम सब मिलके जो है वो इस प्रोग्राम को और अच्छे से जब वो चला सके। आपका फिर से एक दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी फतेह।